शुरू करता हूँ। ठीक है, आज हमारा जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण चैप्टर चल रहा है उसकी दूसरी यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे कीन्सियन सिद्धांत। वास्तव में ये कीन्सियन सिद्धांत कोई अलग चीज़ नहीं है। आपने 12th की जो किताब में समष्टि अर्थशास्त्र की किताब पढ़ी थी तो उसमें जो चौथा और पांचवा पाठ पढ़ा था, ठीक है, तो चौथा पांचवा पाठ है वो कीन्सियन सिद्धांत ही है। तो ये कोई विशेष और अलग चीज़ नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है, आपको आराम से समझ में आएगा। कीन्स से पहले के जो अर्थशास्त्री थे जो ये मानते हैं कि बाज़ार में कभी भी बेरोज़गारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी वस्तु उत्पादित होती है वो अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। यानी अगर हम 100 रुपये का उत्पादन करेंगे तो 100 रुपये की मांग अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इस विचार के जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनको हम क्लासिकल अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहते हैं। इन्हें परंपरावादी अर्थशास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इन्हें क्लासिकल या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, कई बार इन्हें परंपरावादी अर्थशास्त्री भी कह दिया जाता है। 1930 से पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो विचार है वो सही चल रहा था, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन 1929 के बाद से ही 1929 से लेकर के 1933 तक है, अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं उनमें बहुत बड़े लेवल पर मंदी आ गई थी, जिसे हम विश्व मंदी या महामंदी भी कह देते हैं। उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्रियों से पूछा गया कि आप तो कहते हैं कि बेरोजगारी उत्पन्न होती ही नहीं है, प्रत्येक उत्पादन अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेता है, तो अब ये बेरोजगारी क्यों हो रही है? विश्व में इतने बड़े पैमाने पर जो मंदी छा गई है उसका कारण क्या है और उसका समाधान कैसे किया जाएगा? तो उस समय अर्थशास्त्रियों के पास कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं था, कोई भी ऐसा नियम नहीं था जिसके आधार पर वो उस समय की जो महामंदी है उसकी व्याख्या कर सकें और उसका समाधान बता सकें। ऐसे समय में J.M. कीन्स, जिनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने अपने विचार दिए। जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया कि अन्य अर्थशास्त्री जो समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं वो वास्तव में व्यष्टि समाधान है, जबकि विश्व में जो महामंदी आई है ये समस्या ही समष्टि की है। इसलिए इसे हल करने के लिए हमें जो समष्टि समाधान है वो प्रस्तुत करने होंगे। सन 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी, प्रकाशित की थी, जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जब ये 1936 में प्रकाशित हुई उसके बाद से ही समष्टि अर्थशास्त्र का वास्तविक विकास माना जाता है। और सीधे सीधे अगर हम ये कहें कि समष्टि अर्थशास्त्र के वास्तविक जनक या स्थापक अगर कोई कहे जा सकते हैं तो हम जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम लें तो कोई गलत बात भी नहीं होगी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि विश्व में जो मंदी छाई हुई है, अगर इसका समाधान करना है तो निजी क्षेत्र के द्वारा इसका समाधान करना मुश्किल है, क्योंकि निजी क्षेत्र जो भी काम करता है वो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। अतः अगर सरकार के द्वारा अपने व्यय में वृद्धि की जाए, सरकारी व्यय में अगर वृद्धि कर दी जाए तो इस मंदी का समाधान हो सकता है। तो कीन्स के विचारों से प्रेरित होकर के कुछ देशों ने ये उपाय अपनाए, सरकारी व्यय में वृद्धि की, उन्होंने लोगों को काम पर लगाया और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यों में लगाया, जैसे मान लीजिए सड़कों की सफाई करना है, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाना है।
ऐसे कार्यों में उनको लगाया और उनको भुगतान किया गया। जब उन्हें पैसा मिला, भुगतान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने लंबे समय से वो बेरोजगार चल रहे थे। अब जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने बाजार में अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं वो खरीदी। जब सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया, उनको वेतन दिया, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ी। जब बाजार में आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ी तो विक्रेताओं ने, जो फर्में हैं, उनको इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए अलग से ऑर्डर दिया कि भाई बाजार में ये माल बिक रहा है, हमें इसकी सप्लाई करो। अब जब फर्मों को नए ऑर्डर मिलने लगे तो नए ऑर्डर की पूर्ति करने के लिए उन्हें नए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। तो ऐसे में उन्होंने श्रमिकों को रोजगार देना प्रारंभ किया। जब श्रमिकों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ तो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और बढ़ी। एक तरफ तो सरकार श्रमिकों को रोजगार दे रही थी, दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगी थी, इसलिए निजी क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये प्रयास सफल हुए और विश्व है वो महामंदी के दौर से बाहर निकले। अब किन्स ने जब अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी तो किन्स ने कुछ नवीन विचार प्रस्तुत किए थे। इनमें से देखिए कुछ दिए हुए हैं। पहला है आय के साथ खपत का संबंध। खपत का मतलब है उपभोग, तो आय के साथ उपभोग का क्या संबंध है, गुणक क्या होता है, ये सारी चीज़ें किन्स ने बताई। ये बिल्कुल नए विचार थे। इसके अलावा किन्स ने पैसे की जो मांग है उसको एक नया शब्द दिया, तरलता अधिमान। आपकी किताब में लिखा है तरलता वरीयता। तो वरीयता अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विडिटी प्रीफरेंस, और ऐप से आप इसे ट्रांसलेट करते हो तो वरीयता शब्द आ जाता है। वास्तव में इस शब्द है तरलता अधिमान, या आप इसे तरलता पसंद भी कह सकते हो। अधिमान का मतलब पसंद होता है। तो किन्स ने इसके बारे में बताया। इसके अलावा किन्स ने यह भी बताया कि जो मौद्रिक नीति है वो किस प्रकार से कुल मांग को प्रभावित कर सकती है। यानी अगर हम मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन करें तो उसका हमारी कुल मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये किन्स ने बताया। इसके अलावा उपभोग और निवेश को प्रभावित करने में अपेक्षाओं का महत्व है। यानी जो उत्पादक हैं, जो निवेशक हैं, वो निवेश कितना करेंगे, ये उनका निवेश करने से जो प्रतिफल की दर है, यानी लाभ प्राप्ति की जो संभावनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर निर्भर करता है। ऐसे विचार किन्स ने पहली बार प्रस्तुत किए थे। और वर्तमान इस पुस्तक में आप आय निर्धारण का जो किन्सियन सिद्धांत पढ़ेंगे, ये 3 मॉडल में आपको पढ़ने को मिलेगा। मॉडल ये मत समझिए कि कोई अलग चीज़ है। किन्स ने राष्ट्रीय आय का निर्धारण है वो 3 मॉडल में प्रस्तुत किया है। इसका मतलब ये है कि एक सामान्य अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं: परिवार, व्यावसायिक फर्म, सरकार और शेष विश्व। तो शुरू का जो मॉडल उन्होंने किन्स ने बताया, उसमें उन्होंने सिर्फ शुरू के 2 क्षेत्र लिए, यानी परिवार और व्यावसायिक फर्म। इन 2 को लेकर के ही उन्होंने राष्ट्रीय आय का निर्धारण है वो स्पष्ट किया। इसमें उन्होंने सरकार को शामिल नहीं किया और शेष विश्व को शामिल नहीं किया। तो यही उनका पहला मॉडल है, यानी सरकार और शेष विश्व को शामिल किए बिना ही आप ये कह सकते हो कि परिवार और व्यावसायिक फर्म 2 को ही शामिल करके उन्होंने जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण स्पष्ट किया है वो उनका पहला मॉडल है। दूसरे मॉडल में उन्होंने 3 चीजें शामिल की: परिवार, व्यावसायिक फर्में और सरकार को भी शामिल कर दिया। तो ये उनका दूसरा मॉडल हो गया। और अंत में तीसरे मॉडल में उन्होंने शेष विश्व को भी शामिल कर लिया। और ये तीनों चीजें आप 12th में पढ़ करके आ चुके हो, ठीक है। तो ये हम यहाँ भी इस पुस्तक में पढ़ेंगे। आपकी इस सीए फाउंडेशन वाली बुक में पहले दिया हुआ है एक सरल 2 क्षेत्रीय मॉडल में वर्तुल प्रवाह, यानी आय का वर्तुल या चक्राकार प्रवाह। तो पिछले जो मेरे क्लास हैं उसमें मैंने आय का वर्तुल प्रवाह काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया था, ओके।
आज हम सीधा ही राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण है उसके किन्स ने जो 2 मॉडल दिए, 3 मॉडल दिए हैं, उनकी हम बात करेंगे। किन्स का जो पहला मॉडल है, इसको समझने के लिए हमें कुछ शब्दों के अर्थ समझने होंगे। किन्स ने कुछ विशेष शब्द इस्तेमाल किए थे, तो हमें उनके अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण कर पाएंगे। कौन कौन से शब्द हैं देखें। सबसे पहले 12th क्लास में आपने एक मान्यता भी पढ़ी थी, वो है सेटेरिस पारिबस की मान्यता। ये सेटेरिस पारिबस की मान्यता अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में प्रचलित है क्या सेटेरिस पारिबस की मान्यता? आपको पता है कि जब हम किसी एक चर के निर्धारण की बात करते हैं, कोई भी एक परिवर्त कह दीजिए, अंग्रेजी में वेरिएबल कह देते हैं या शुद्ध हिंदी में इसे चर भी कह देते हैं, तो किसी भी परिवर्त या चर के जब निर्धारण की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर सिर्फ किसी एक ही परिवर्त या चर का प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत सारे परिवर्तों और चरों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं मांग मात्रा की, तो किसी वस्तु की मांग मात्रा पर वस्तु की सिर्फ कीमत का ही प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु की मांग मात्रा पर कीमत के अलावा उपभोक्ता की आय है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, पसंद, मौसम, बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो जब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कीमत में परिवर्तन का मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे में हमें अन्य सभी तत्वों को स्थिर रखना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं सेटेरिस पारिबस की मान्यता, और इसका शाब्दिक अर्थ है अन्य बातें समान रहे। तो जब भी हम किसी सिद्धांत या नियम की बात करते हैं, किसी परिवर्त या चर के निर्धारण की बात करते हैं, तो अन्य सभी चरों को स्थिर मान लेते हैं, और इन अन्य सभी चरों को स्थिर मानना ही सेटेरिस पारिबस की मान्यता है। इसी तरह अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि रोजगार पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो रोजगार पर कई चीज़ों का प्रभाव एक साथ पड़ेगा। तो ऐसे में हम बाकी सारे जो तथ्य हैं, परिवर्त हैं, चर हैं, उनको तो स्थिर मान लेंगे। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि सरकार द्वारा जब व्यय में वृद्धि की जाती है तो उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई रोजगार में प्रभाव है, अगर शिक्षा के स्तर में सुधार होगा तो रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना चलाई है, उससे भी रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ तकनीकी परिवर्तन हुआ है, अर्थव्यवस्था में कोई नवीन आविष्कार हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रोजगार पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम किसी एक ही चर का प्रभाव देखना चाहते हैं कि सरकार द्वारा राष्ट्र जो सरकारी व्यय में वृद्धि की गई है उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें अन्य सारे चरों को स्थिर मानना पड़ेगा, तभी हम प्रभाव देख पाएंगे। तो चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो, जब किसी एक चर या परिवर्त में परिवर्तन के प्रभाव का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो अन्य चरों को हम स्थिर मानते हैं। इसी को सेटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रत्याशित उपभोग। अंग्रेजी शब्द है एक्स एंड कंजम्पशन। एक्स एंड कंजम्पशन या प्रत्याशित उपभोग किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता जितना उपभोग करने की योजना बनाते हैं उसे उनका प्रत्याशित उपभोग कहा जाता है। आप इसे नियोजित उपभोग भी कह सकते हो, अंग्रेजी में कह सकते हैं प्लान्ड कंजम्पशन, यानी उपभोग करने की हम कितनी योजना बना रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस जुलाई के महीने में मैं 25,000 रुपये का उपभोग करना चाहता हूँ। यानी मेरे जो खाने पीने की चीज़ों पे या और अन्य चीज़ों के ऊपर मेरा 25,000 रुपये का खर्चा होगा, मैं इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता।
तो ये 25,000 रुपये क्या है, ये मेरा प्रत्याशित उपभोग है। अभी मैंने उपभोग किया नहीं है, मैंने उपभोग करने की सिर्फ योजना बनाई है। तो एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता जितना उपभोग करने की योजना बनाते हैं उसे हम प्रत्याशित उपभोग कहते हैं, और इसी को नियोजित या प्लान्ड कंजम्पशन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है वास्तविक उपभोग। अंग्रेजी शब्द है एक्स पोस्ट कंजम्पशन। एक तो था एक्स एंड कंजम्पशन, दूसरा है एक्स पोस्ट कंजम्पशन। आप चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, लेकिन आपको मेन जो चीज़ें हैं वो अंग्रेजी में भी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो वास्तविक उपभोग क्या है, अंग्रेजी शब्द एक्स पोस्ट कंजम्पशन। तो एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा वास्तव में जो उपभोग किया जाता है उसे हम वास्तविक उपभोग कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने जुलाई महीने में 25,000 का उपभोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी कारण से मैं किसी दूसरे शहर में मान लीजिए चला जाऊं, कोई ऐसा काम आ जाए कि मुझे दूसरे शहर जाना पड़े और वहाँ मेरे खाने पीने का और अन्य खर्चे हैं, कोई दूसरी कंपनी उठा रही है, तो मेरी जेब से खर्चा मात्र 10,000 का हुआ। मेरी योजना तो थी 25,000 का उपभोग करने की, लेकिन वास्तव में मेरा खर्चा मात्र कितने का हुआ, 10,000 का हुआ। तो ये 10,000 मेरा वास्तविक उपभोग कहलाएगा। ठीक है। तो एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा वास्तव में जो उपभोग किया जाता है उसी को वास्तविक उपभोग कहते हैं। इसके बाद में आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अंग्रेजी शब्द है। संक्षेप में इसे कहते हैं MPC। ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC संक्षेप नाम है। ये होता क्या है? ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या है, सुनिए। आय में प्रति इकाई परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होगा उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। आय में प्रति इकाई परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होगा उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। और इसे ज्ञात करने का एक सूत्र है, बड़ा आसान है। उपभोग में होने वाले परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन से भाग दे दो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अंग्रेजी शब्द है MPC। ज्ञात कैसे करेंगे, उपभोग में होने वाले परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन से भाग दे दो। यहाँ डेल्टा C, ये त्रिभुज इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा C उपभोग में होने वाला परिवर्तन है और डेल्टा Y आय में होने वाला परिवर्तन है। गणना करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारी आय 1,000 रुपये थी, और जब आय हमारी 1,000 रुपये थी तो ऐसे में हम 700 रुपये का उपभोग करते थे। ये आय है, ये उपभोग है। पहले स्थिति ये चल रही थी, 1,000 रुपये की आय थी और हम 700 रुपये का उपभोग कर रहे थे। अब हमारी आय बढ़ करके 200 रुपये हो गई, 200 रुपये और बढ़ गई, तो 200 प्लस कर दें तो अब हमारी आय बढ़ करके हो गई 1,200 रुपये। और हमारा जो उपभोग है ये उपभोग बढ़ करके हो गया 850 रुपये। ठीक है। 150 हमने उपभोग बढ़ाया तो ऐसे में हमारा उपभोग हो गया 850। ठीक है। तो हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? सीधा सा है, उपभोग में कितने का परिवर्तन हुआ, 150 का परिवर्तन हुआ, तो उपभोग में परिवर्तन 150। आय में कितने का परिवर्तन हुआ, 200 का, तो आय में 200। काट लो, 50 से सीधा ही काट दें। 50 150 में 50 का भाग दिया 3 बार गया, 200 में 50 का भाग दिया 4 बार गया,
3/4 यानी 3 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0.75। ठीक है, तो यहाँ हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी आई? 0.75। सीधा सीधा है, हमारी बढ़ी हुई आय में से हम उपभोग पर कितना खर्च करते हैं उसका अनुपात ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। और वास्तव में ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है यही लोगों की उपभोग करने की आदत को व्यक्त करती है। कुछ लोग हैं वो ज़्यादा खर्चीले होते हैं तो हम कहेंगे उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा है। यानी अगर उनकी आय में 200 रुपये की वृद्धि हुई और उन्होंने 190 रुपये तक खर्च कर दिए, बचाया सिर्फ 10 का नोट, तो हम कहेंगे उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हमारी आय में वृद्धि हुई 200 की और हमने 100 रुपये बचा लिए और 100 रुपये उपभोग में खर्च कर दिए, तो ऐसे में हम कहेंगे हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है, ये मात्र 0.5 है कि आधी तो हमने बचा ली आय और आधी हमने उपभोग में खर्च कर दी, तो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है। तो वास्तव में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुछ अलग नहीं है, अलग अलग उपभोक्ताओं के स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो उपभोक्ताओं का उपभोग के प्रति कैसा स्वभाव है, उनकी आदत कैसी है, उसी को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति व्यक्त करते हैं। अब आगे देखें, इस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो अधिकतम मूल्य है वो 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। कैसे? अगर हमारी आय 200 रुपये बढ़ी और ये बढ़ी हुई पूरी आय हमने उपभोग पर खर्च कर दी, 200 के 200 रुपये हमने उपभोग पर खर्च कर दिए, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1। अब आय ही 200 बढ़ी है तो हम 300 या 250 रुपये तो खर्च कर नहीं सकते, बढ़ी हुई आय में से ही खर्च करना है, तो पूरे के पूरे खर्च कर दिए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आई 1। और अगर हम कुछ भी पैसा खर्च नहीं करें, जितना भी हमारे आय में वृद्धि हुई है सारी की सारी हम बैंक में डिपॉजिट कर दें, उपभोग में कोई वृद्धि नहीं करें, तो उपभोग में परिवर्तन 0, तो 0 में 200 का भाग देंगे तो 0। अतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अधिकतम मूल्य 1 हो सकता है और इसका न्यूनतम मूल्य 0 हो सकता है। किन्स क्या कहते हैं कि एक सामान्य उपभोक्ता के लिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 0 से तो बड़ी होती है, यानी 0 से अधिक होगी, या MPC। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है 0 से तो ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, क्योंकि और ये ऐसा ही सामान्य लोगों के साथ होता है, जितनी हमारी आय बढ़ती है उसमें से हम थोड़ा सा बचा लेते हैं और कुछ हिस्सा हम उपभोग पर खर्च करेंगे। अतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सामान्य उपभोक्ता के लिए जो मूल्य है वो 0 से अधिक और 1 से कम आएगा। बोला यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? अभी किताब के अकॉर्डिंग मत चलो, मैं कुछ आगे पीछे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी ये जो वास्तविक जो शब्द मैं काम में ले रहा हूँ ये पूरे हो जाएंगे और जब मैं राष्ट्रीय आय के निर्धारण का डायग्राम आपको समझाऊंगा तब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, बाहर से कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ने को मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अगला है सीमांत बचत प्रवृत्ति। जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है ऐसे ही सीमांत बचत प्रवृत्ति भी है। सीमांत बचत प्रवृत्ति अंग्रेजी शब्द है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी MPS। परिभाषा क्या है? जैसे हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की क्या कहा? आय में प्रति इकाई परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो बस उपभोग शब्द को हटा दो और वहां बचत शब्द लगा दो, अपने आप सीमांत बचत प्रवृत्ति बन जाएगी। तो परिभाषा हो गई, आय में प्रति इकाई परिवर्तन से बचत में होने वाले परिवर्तन को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। दोबारा सुनो, आय में प्रति इकाई परिवर्तन से बचत में होने वाले परिवर्तन को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। अब सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात कैसे करेंगे?
जैसे उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग देने पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मिल रही थी, वैसे ही बचत में होने वाले परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन से अगर भाग दे दिया जाए तो सीमांत बचत प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ डेल्टा एस बचत में होने वाला परिवर्तन है, यहाँ डेल्टा वाई आय में होने वाला परिवर्तन है। अब जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया वैसे ही समझो। अभी हमने उदाहरण लिया था कि हमारी आय 1000 है और उपभोग कितना है 700। आय 1000 है, उपभोग 700 है, तो बचत कितनी होगी 300। भाई 1000 में से 700 घटा दिया, बचा कितना 300 बचा, ये हमारी बचत हो गई। अब आय में हमने 200 की वृद्धि की थी और टोटल आय हो गई थी 1200। ऐसे में उपभोग हमारा 150 बढ़ गया था और टोटल उपभोग हो गया था 850। तो आय 200 बढ़ी तो उपभोग बढ़ा 150 तक। तो ऐसे में बचत में कितनी वृद्धि होगी 50 की। तो आय में परिवर्तन तो हो गया 200, ये लिख देते हैं यहाँ। आय में परिवर्तन 200 और बचत में परिवर्तन 50 का। तो इसे हल कर लीजिए। 0 से 0 कटा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 1/4 और 1/4 का मतलब क्या है 0.25। कहते हैं हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी आई 0.25। निकाल पाएंगे इसे? आगे देखें। एग्जाम में आने वाले ज्यादातर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब बनते हैं इनसे, बोर्ड एग्जाम में भी खूब आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। इसलिए देखें, अगर एक सरल और बंद अर्थव्यवस्था है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर एक सरल और बंद अर्थव्यवस्था है जहां सरकार नहीं है, जहां शेष विश्व नहीं है, तो ऐसे में लोग अपनी आय का दो इस्तेमाल कर सकते हैं। आय उपभोग और बचत के बराबर होती है। आय का या तो उपभोग हो जाएगा या बचत हो जाएगा। सरकार नहीं है मतलब टैक्स तो लगता नहीं है, शेष विश्व नहीं है मतलब आयात निर्यात नहीं है। इसका मतलब आय या तो उपभोग की जाएगी या बचत की जाएगी। तो अगर आय उपभोग और बचत के बराबर है, इसका मतलब आय में होने वाला परिवर्तन भी उपभोग में होने वाले परिवर्तन और बचत में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा। अब समीकरण के दोनों हिस्सों में अगर हम डेल्टा वाई का भाग दें, समीकरण आप लोगों ने पढ़े, आपको पता है किसी भी समीकरण में दोनों तरफ एक समान संख्या से भाग दिया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं समीकरण के दोनों हिस्सों में डेल्टा वाई का भाग दूं तो डेल्टा वाई इधर हो गया, यहाँ डेल्टा वाई बटे में आ गया, यहाँ डेल्टा वाई बटे में आ गया। अब डेल्टा वाई में डेल्टा वाई का भाग दें तो कितना आता है 1। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर 1 आएगा। डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई तो एमपीसी होता है। तो हम यहाँ डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई की जगह एमपीसी लिख सकते हैं, प्लस और डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई एमपीएस होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं एमपीएस। तो एक नया सूत्र मिला, क्या? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीएस और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस, इन दोनों का जोड़ हमेशा 1 के बराबर ही, ठीक है। एमपीसी और एमपीएस यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। कंपटीशन एग्जाम में सवाल जब आते हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। आपको एक दे दिया जाता है और दूसरा पूछा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि यदि एमपीसी 0.80 है, एमपीसी 0.80 है, तो एमपीएस का मान ज्ञात करो। आप आसानी से कर सकते हैं। एमपीएस कैसे ज्ञात करेंगे? एमपीसी यहाँ इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो 1 में से अगर हम एमपीसी घटा दें तो हमारे पास एमपीएस आ जाएगा।
और MPC हमें दिया है 0.8, तो 0.80 दिया है। तो ऐसे में एक में से अगर 0.80 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.20। ये हमारा हो गया MP, निकाल सकेंगे। और अगर MPS दे दिया है तो फिर हम MPC निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, कर पाएंगे? इसके बाद हाँ, एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया, संकेत। MPC को जो हम छोटी ABCD में C लिखते हैं, छोटी ABCD में जब C लिखते हैं तो उससे सूचित किया जाता है। ठीक है, उपभोग के लिए हम बड़ी ABCD में जो C है वो काम में लेंगे, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए छोटी ABCD में जो C लिखते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और MPS यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति के लिए छोटी ABCD का जो S है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। बचत को हम बड़ी ABCD के S के रूप में लिखेंगे और MPS को हम छोटी ABCD के S के रूप में लिखेंगे। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, आगे जब हम संकेत प्रयोग करेंगे तो ये काम में नहीं। इसके बाद आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति। ये दो शब्द और हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पर लौट रहे हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? अंग्रेजी शब्द है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, संक्षेप में कहते हैं APC। और परिभाषा क्या है? प्रति आय इकाई उपभोग को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति, देखिए इधर औसत उपभोग प्रवृत्ति। हाँ ठीक है, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये क्या है? ये प्रति आय इकाई उपभोग है। अतः APC ज्ञात करने के लिए कुल उपभोग को कुल आय से भाग दे देंगे। ठीक है, सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि जो MPC वाला जो सूत्र था उसमें से डेल्टा डेल्टा निकाल दो, अब तो बचेगा क्या? औसत उपभोग प्रवृत्ति बचेगी। अतः कुल उपभोग में अगर कुल आय का भाग दे दिया जाए तो औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हमारी आय तो है 1000 और उपभोग है 700 का, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसे याद करेंगे? 700 में आप 1000 का भाग दो, ठीक है, 0.7, ये आ गई हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो शब्द है, हाँ, औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में भी वही तथ्य है जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति भी 0 से अधिक और 1 से कम होती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति का भी अधिकतम मूल्य 1 हो सकता है और इसका न्यूनतम मूल्य 0 हो सकता है। और एक सामान्य उपभोक्ता के लिए औसत उपभोग प्रवृत्ति 0 से अधिक और 1 से कम होती है। इसी प्रकार औसत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, अंग्रेजी शब्द है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये क्या है? ये प्रति आय इकाई बचत है। अतः कुल बचत को अगर कुल आय से भाग दे दिया जाए, यानी S में अगर Y का भाग दे दिया जाए, तो हमें औसत बचत प्रवृत्ति मिल जाएगी। जैसे अभी हमने सूत्र, अभी सवाल लिया था, आय हमारी 1000 है
उपभोग हमारा 700 है, तो ऐसे में बचत हमारी कितनी है 300। तो औसत बचत प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे, 300 को आप 1000 से भाग देंगे तो आ रहा है 0.3। तो ये हमारी औसत बचत प्रवृत्ति है। और औसत बचत प्रवृत्ति का अधिकतम मूल्य भी 1 हो सकता है, न्यूनतम मूल्य 0 हो सकता है, और एक सामान्य उपभोक्ता के लिए औसत बचत प्रवृत्ति 0 से अधिक और 1 से कम होती है। चारों चीजें MPC, MPS, APC, APS चारों के बारे में ही आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये 0 से तो अधिक होती हैं और 1 से कम होते हैं। और वास्तविक तथ्य भी सही है, ये चारों ही 0 से अधिक होती है एक सामान्य उपभोक्ता के लिए और 1 से कम होती हैं। इन चारों का ही अधिकतम मान 0 हो, अधिकतम मान 1 हो सकता है और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। ठीक है। अब जैसे हमने अभी बात की थी कि आय, उपभोग और बचत के बराबर होती है, इसका मतलब है इस समीकरण में अगर मैं y का भाग दे दूं दोनों तरफ, तो y में y का भाग दे दिया 1, c बटा y तो हमारी APC है, और s बटा y हमारी APS है। अतः हमें एक सूत्र और मिल जाता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति दोनों का योग हमेशा 1 होगा। और जैसे अभी हमने MPC का सवाल लिया था, आपको APC दे दी जाए और APS पूछा जाए तो 1 में से APC घटा करके आप APS ज्ञात कर सकते हैं। APC इधर आ जाएगा, 1 में से APC घटा दें तो क्या आ जाएगा APS, और अगर 1 में से इस APS को घटा दें तो हमारे पास बच जाएगा APC। कर पाएंगे? ठीक है। अब आता है प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश। जैसे हमने पढ़ा था प्रत्याशित उपभोग और वास्तविक उपभोग, वैसे ही होता है प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश। एक पहले तो समझो निवेश व्यय कहते किसे, पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहा जाता है। बड़ी सरल सी परिभाषा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाएगा उसे हम निवेश व्यय कहेंगे। अब प्रत्याशित निवेश क्या है, एक निश्चित समय अवधि में निवेशकर्ता जितना निवेश करने की योजना बनाते हैं वो उनका प्रत्याशित निवेश है। अंग्रेजी शब्द है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है और अब मैंने टारगेट बनाया है कि अगले साल में मैं अपनी फैक्ट्री में 5 लाख रुपए का निवेश करूंगा, यानी 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा मशीनें वगैरह लगाऊंगा ताकि भविष्य में मेरा उत्पादन और ज़्यादा बढ़े। तो मेरी योजना है कि अगले वर्ष में मैं निवेश कितना करूंगा, 5 लाख। तो ये मेरा प्रत्याशित निवेश है। लेकिन जब मैं अगले साल में मशीनें वगैरह खरीदता हूँ, कीमतें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और जो मशीनें पहले 5 लाख की आने वाली थी अब आई 6.5 लाख की, तो मैं निवेश तो करना चाह रहा था 5 लाख का, लेकिन वास्तव में मेरा निवेश कितने का हो गया, 6.5 लाख का हो गया। तो ये कहलाएगा वास्तविक निवेश, यानी एक निश्चित समय अवधि में निवेशकर्ता वास्तव में जितना निवेश करते हैं उसे हम वास्तविक निवेश कहते हैं, और अंग्रेजी शब्द है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब आता है उपभोग व्यय। ठीक है, अब आपको यहाँ इस किताब में जो चीज़ें हैं वो वापस देखने को मिलेगी। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय कहें किसे, उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है,
उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है वो उपभोक्ताओं का उपभोग व्यय कहलाएगा। इसका मतलब है कि उपभोग जो व्यय किया जाता है उसका हमारी आय से कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि गरीब व्यक्ति है वो उपभोग के ऊपर कम पैसा खर्च करता है। जैसे मान लीजिए किसी की आमदनी 10,000 है तो वो परिवार का खर्चा 8,000 रुपये में चलाने की कोशिश करेगा, 2,000 बचाने की सोचेगा। लेकिन जब अगर उसी व्यक्ति की आमदनी 50,000 हो जाए तो क्या वो 8,000 में खर्चा चलाएगा? अब वो 8,000 में खर्चा नहीं चलाएगा। वो परिवार में पहले मान लीजिए फल नहीं ला रहा था, देसी घी काम में नहीं ले रहा था, अन्य पौष्टिक चीज़ें काम में नहीं ले रहा था, अब वो उनको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। नतीजा ये होगा कि उसका उपभोग व्यय है वो 8,000 रुपये से बढ़ करके कहीं ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो 20,000 हो गया। तो जब आय कम थी तो उपभोग व्यय भी कम था, आय बढ़ गई उपभोग व्यय भी बढ़ गया, और आय मान लीजिए और ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका उपभोग व्यय और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। इसका मतलब है हमारे उपभोग का आय के साथ एक संबंध है, और इसे किन्स ने उपभोग फलन कहा था। तो वास्तव में उपभोग फलन कोई विशेष चीज़ नहीं है। किन्स ने यह बताया था कि जब किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो वो इस परिवर्तित आय में से एक हिस्सा उपभोग पर खर्च कर लेगा और एक हिस्सा वो बचत में रख लेगा। किन्स का यह विचार ही वास्तव में उपभोग फलन है। और हम उपभोग फलन को ऐसे लिख सकते हैं, उपभोग फलन यानी C ये कुल उपभोग की बात कर रहा है और ये हमारी आय है। हमारी जितनी आय होती है हम उतना ही उपभोग नहीं करते, बल्कि हमारी आय को हम हमारी जो उपभोग करने की आदत होती है उसके अनुसार खर्च करते हैं। अगर दो लोग हैं, एक थोड़ा कंजूस है एक ज़्यादा खर्चीला है, दोनों की आमदनी 20,000 है, तो जो ज़्यादा खर्चीला है वो 20,000 में से 18,000 19,000 खर्च कर देगा, और जो थोड़ा कंजूस है वो 20,000 में से 8-7,000 रुपये या 10,000 खर्च करेगा, 10 बचा लेगा कैसे न कैसे करेगा। तो वास्तव में उपभोग आय के बराबर नहीं होता, बल्कि आय को प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार खर्च करता है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हमने कहा अभी सी, छोटी ABCD में सी का। तो अगर हम हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हमारी आय से गुणा कर दें तब हमें पता लगेगा कि हम हमारी आय का कितना हिस्सा उपभोग पर खर्च करेंगे। जैसे मान लो कि हमारी आय तो है 1000 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो है 0.75। तो 0.75 को अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 750। तो हम कहेंगे हमारी आय 1000 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है, तो हमारा उपभोग कितना होगा 750। लेकिन कोरोना ने हमें सिखाया कि वैसे किन्स ने तो ये बात बहुत पहले ही कह दी थी, लेकिन हम लोगों ने कोरोना में वास्तव में इस बात को महसूस किया। कोरोना में अधिकतर जो काम धंधे थे बंद हो गए थे। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे उनको तो सरकार वेतन दे रही थी, लेकिन जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे उनकी आमदनी शून्य हो गई। अब ये नियम तो कहता है अगर आय शून्य हो 0.75 को, अगर हमारी आय शून्य हो तो उपभोग भी शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। कोरोना के दौरान क्या हम सब ने खाना पीना बंद कर दिया था, पहनना ओढ़ना बंद कर दिया था? नहीं, हम खा रहे थे। क्यों? हम मनुष्य हैं, हमें जिंदा रहने के लिए न्यूनतम उपभोग करना ही पड़ेगा, और ये न्यूनतम उपभोग हमारी आय से संबंधित नहीं होता। अगर किसी समय हमारी आय शून्य हो जाए तो भी हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ न्यूनतम उपभोग करना ही पड़ेगा। इस न्यूनतम उपभोग के लिए अगर हमारे पास पहले से कुछ बचते हैं तो हम उन बचतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मान लो हमारे पास पहले का कुछ बचाया हुआ भी नहीं है तो हम किसी से उधार मांग करके भी यानी ऋण लेकर के भी उपभोग करेंगे, लेकिन उपभोग हमें करना ही पड़ेगा। अगर उपभोग नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है उपभोग में एक चीज और आती है जो आय से संबंधित नहीं है, और उसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग।
क्या कहेंगे, स्वायत्त उपभोग, और उसे हम सी बार से सूचित करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ते समय जिनके ऊपर भी ये लाइन यानी कि बार हम बना देंगे उन्हें हम मानेंगे कि स्वायत्त है, इनका आय से कोई संबंध नहीं है, ये आय से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो C प्लस सी वाई ये हो गया हमारा उपभोग फलन। याद रहेगा क्या है ये, उपभोग फलन, उपभोग फलन। C बराबर सी बार प्लस सी वाई। इसका मतलब हमारा जो कुल उपभोग है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा स्वायत्त उपभोग है जो आय से पूरी तरह स्वतंत्र है, और दूसरा हम हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हमारी आय से गुणा करके उपभोग करते हैं। ठीक है, इसे आप प्रेरित उपभोग कह सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है निवेश व्यय। अभी मैंने बताया पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था में कितना निवेश किया जाएगा ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, ब्याज की दर। भाई निवेश करने के लिए हम बैंक से पैसा उधार लेंगे, बैंक हमको फ्री में देगा नहीं, ब्याज लेगा हमसे। अगर बैंक ब्याज ज्यादा लेता है तो हम निवेश कम करेंगे। भाई बैंक बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा है तो हमें निवेश कम करना चाहिए। लेकिन बैंक है वो बहुत ही सस्ती ब्याज की दर पर हमें ऋण दे रहा है तो हम निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा ऋण के रूप में ले सकते हैं। तो एक तो निवेश व्यय है वो ब्याज की दर पे निर्भर करता है। दूसरा, निवेश करने से लाभ की कितनी संभावना है, कितनी प्रत्याशाएं, यानी मैं किसी प्रोजेक्ट में निवेश करूंगा तो जितना निवेश कर रहा हूं उसका कितना प्रतिशत मुझे लाभ प्राप्त होने की संभावना है, इसके ऊपर भी निवेश व्यय निर्भर करता है। अतः कोई निवेशक जब निवेश करता है तो वो इन दोनों बातों की तुलना करता है कि ब्याज की दर कितनी है और साथ में निवेश से प्रतिफल की संभावना वो कितनी प्रतिशत है। अब जैसे मान लो हम बैंक से 1000 रुपये ऋण लेते हैं और बैंक इसके ऊपर 10% ब्याज हमसे लेगा। ठीक है, 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये। तो बैंक से हमने 1000 रुपये ऋण लिया, बैंक हमसे 10% ब्याज लेगा, अतः हमें 100 रुपये सालाना बैंक को चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस 1000 रुपये को कहीं निवेश करना चाहूं तो मुझे प्रतिफल कितना मिलने की संभावना है। कल्पना कीजिए कि मैं ये जो 1000 रुपये है ये किसी कंपनी के शेयर में लगा दूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कंपनी है, ये प्रॉफिट में चल रही है और इसके जो शेयर हैं उसकी कीमतें बढ़ेंगी और 1 साल के अंदर अंदर इन शेयरों की जो कीमत है वो 25% बढ़ जाएगी। इसका मतलब है मुझे 25% लाभ की संभावना है। तो मैं तुलना करूंगा, बैंक से तो 10% पे ब्याज मिल रहा है, यहां प्रतिफल मिलने की संभावना है 25%, यानी कि 250 रुपये। इन 250 रुपये में से 100 रुपये तो मैं बैंक को चुका दूंगा, बचे 150 रुपये। 150 रुपये मेरी जेब में बच जाएंगे, अतः मुझे निवेश करना चाहिए। तो जब कभी ब्याज की दर की तुलना में निवेश से होने वाले प्रतिफल की दर ज्यादा होती है तब निवेशक निवेश करने की सोचते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो, ये हो जाए तो बैंक हमसे लेता है 10% ब्याज और हम किसी भी चाहे कंपनी के शेयर में लगाएं, कोई दुकान खोलें, कोई प्लॉट खरीद करके रखें कि भविष्य में उसकी कीमत 5% बढ़ जाएगी, तो बैंक हमसे 10% ब्याज लेगा और हम कहीं भी निवेश करें तो सिर्फ 5% मिलने वाला है। तो बाकी का 5% हम बैंक को कहां से चुकाएंगे, वो हमारी जेब से लगेगा। अतः ऐसे में हम निवेश नहीं करना चाहेंगे। तो ये दो तत्व हैं जो निवेश को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम जब राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम निवेश को स्वायत्त मानेंगे, मतलब जो आय से पूरी तरह स्वतंत्र है।
निवेश जो किया जाएगा वो आय पे निर्भर नहीं करेगा, ये पूरी तरह स्वतंत्र है। अतः निवेश को हम कैसे लिखेंगे? जो कुल उपभोग को तो हमने यो लिख दिया C बराबर C बार प्लस C वाई, और जो निवेश व्यय है उसको हम लिखेंगे I बार, यानी कि ये पूरी तरह से आय से स्वतंत्र है। ओके, अब आते हैं आपके मूल मुद्दे के ऊपर। किन्स द्वारा राष्ट्रीय आय के निर्धारण का जो पहला मॉडल दिया गया है उसकी बात करते हैं, और ये सारी चीजें हमें वहां काम आएंगी। किन्स ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय या निर्गत का निर्धारण वहां होता है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। अब जब एक सरल और बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मात्र दो क्षेत्र हैं, तो ऐसे में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग कैसे निर्धारित होगी? समग्र मांग को अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो समग्र मांग एडी, हिंदी में कहते हैं समग्र मांग। समग्र मांग, कई बार आपको इसे समस्त मांग भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वो भी गलत नहीं है। अंग्रेजी शब्द है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग किसकी? अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनकी समग्र मांग करेगा कौन? जब दो ही क्षेत्र हैं, परिवार और व्यावसायिक फर्में, तो इन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग दो ही तरह की होगी। या तो परिवार के लोग अपने उपभोग व्यय के लिए इन वस्तुओं की मांग करेंगे, या जो निवेश करता है वो निवेश करने के लिए मांग करेंगे। अतः समग्र मांग दो चीजों से मिलकर के बनेगी, जिसे हम कहेंगे C प्लस I, यानी उपभोग व्यय और निवेश व्यय। इन दो चीजों से मिलकर बन जाएगी समग्र मांग। अब इनके जो मान है वो रख देते हैं। अतः एग्रीगेट डिमांड बराबर C का मतलब क्या है? C बार प्लस C वाई, तो ये C बार प्लस C वाई, और I का मतलब क्या है? I बार, और ये दोनों स्वायत्त है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं समग्र मांग बराबर स्वायत्त व्यय, यानी जो स्वायत्त, ये स्वायत्त उपभोग व्यय है, ये स्वायत्त निवेश व्यय, इन दोनों को जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा A बार प्लस C वाई। A बार क्या है? ये स्वायत्त व्यय है, किससे बना? C बार और I बार, इन दोनों को जोड़ने से बना है। अतः समीकरण हमारा हो गया AD बराबर A बार प्लस C वाई। ठीक है, या आप इसे यूं भी कह सकते हो AD बराबर C बार प्लस C वाई प्लस I। समग्र मांग तो मिल गई भाई, ये हो गई हमारी समग्र मांग। अब बात आती है समग्र पूर्ति की, एग्रीगेट सप्लाई। समग्र पूर्ति है क्या? समझें इस चीज को। एक निश्चित समय अवधि में सभी फर्में जितना माल बेचने को तत्पर हैं वो कहलाएगी समग्र पूर्ति। अब जब समष्टि अर्थशास्त्र का हम प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन करते हैं तो यहाँ ये मान्यता ले ली जाती है कि बाजार में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, यानी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को हम स्थिर मानेंगे। अब हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी तो ये जानते हैं कि कीमतें स्थिर हैं, इसका मतलब अगर बाजार में मांग बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। अगर इन कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो जितनी मांग बढ़ेगी आप पूर्ति भी उतना बढ़ा दो, तो फिर कीमत स्थिर रह जाएगी। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं जब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को हम स्थिर मानते हैं तो इसका मतलब है कि पूर्ति की लोच अनंत है। पूर्ति की लोच अनंत होने का मतलब है कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग जितनी बढ़ेगी पूर्ति उतनी बढ़ाना संभव है, मांग जितनी घट जाएगी पूर्ति उतनी ही घटा देंगे। अतः हम समग्र पूर्ति को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। समग्र पूर्ति
एग्रीगेट सप्लाई, और इसे हम जो राष्ट्रीय आय है उसके द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। यह आय क्या है? राष्ट्रीय आय, या इसे आप जो कुल निर्गत उत्पादित हुई है वो भी कह सकते हो। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति, इसे हम आय के बराबर भी कह सकते हैं। अब संतुलन कहाँ होगा? संतुलन ये बता रहे हैं, किन्स कह रहे हैं कि संतुलन वहां होगा जहां समग्र पूर्ति और समग्र मांग दोनों बराबर है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ समीकरण समझा रहा हूं, चित्र है वो इसके बाद समझाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। दोनों तरह से व्यक्त करेंगे, पहले समीकरण से कर देते हैं फिर चित्र से कर देते हैं। अब समग्र पूर्ति ये और समग्र मांग ये, संतुलन दर्शाना है, तो समग्र मांग की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं? अभी लिखा था सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार, ये लिख दो, या यूं लिख दो ए बार प्लस सी वाई। और समग्र पूर्ति किसके बराबर होती है? जब अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा तो पूर्ति और मांग बराबर रहेंगी ना, तो इसे हम राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। अतः संतुलन की स्थिति में y बराबर वाई बार प्लस सी वाई होगा। ये पहला मॉडल उनका है। अब ज्ञात करके देखते हैं कि वास्तव में कितना आ रहा है। एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे स्वायत्त उपभोग हमको दे दिया है, यहाँ लिख देता हूँ, स्वायत्त उपभोग दिया है 100, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी है 0.75, स्वायत्त निवेश हमको दे दिया है, कितना कर दूं? 20 कर दूं? तो अब संतुलन आय ज्ञात करके दिखाओ। संतुलन आय ज्ञात करने के लिए मान रख दो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं इसे हल करने के, एक तो इसमें मान रख करके और दूसरा तरीका अभी वो भी बताऊंगा। दो सूत्र ले सकते हैं। जैसे हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो सी वाई को इधर ले आओ, y सी वाई प्लस का है, इधर आएगा तो सी वाई माइनस का हो जाएगा, बराबर ए बार। और अब इन दोनों में y है तो y कॉमन लें, तो y में y से भाग दिया, एक बचा, सी वाई में y कॉमन लिया तो बचा c, बराबर ए बार। अतः अगर y का मान चाहते हैं तो यहाँ ये ए बार, इसमें भाग किसका देना है? 1 माइनस सी का भाग दे देना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इसमें आप मान रख दो फिर हल कर लो। दूसरा तरीका है कि आप इसमें मान रख दो और हल कर लो। दोनों से बताता हूं। पहले ये सी बार कितना दिया हुआ है? 100 प्लस सी कितना है हमारा? सी है 0.75, y ये लिख दिया, ये तो ज्ञात करना है। i कितना है? 20, हल कर लो। y बराबर 100 और 20 तो जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 120 प्लस 0.75 y। अब y का मान ज्ञात करना है ना, तो इस 0.75 y को इधर ले आओ, तो y ये प्लस का है तो 0.75 y बराबर 120, कितना बचेगा? कॉमन ले y कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.75 बराबर 120। y का मान ज्ञात करना है तो इस पूरे को इधर भाग दे देंगे, 120 बटा 1 माइनस 0.75, 1 में से 0.75 गया, कितना बता? 0.25। अब हल करेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ऊपर हम 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आया? 120 को 100 से गुणा करेंगे 12,000 आया। अब 25 का भाग 2, ठीक है, कितना आएगा? जल्दी से देख करके बताओ। 480 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। तो हम कहेंगे संतुलन आय कितनी है? 480। सीधा चाहो तो आप इस सूत्र में मान रख दो, क्या बिल्कुल ये का ये आ जाएगा? ए बार कितना है?
ए बार अभी बताया था, ए बार किसके बराबर होता है, ए बार बराबर सी बार प्लस आई बार। सी बार कितना है हमारा 100 और आई बार कितना है 20। इसका मतलब ए बार हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 बराबर 120। ठीक है, तो ऐसे में ए की जगह तो लिख दो 120, एक माइनस सी कितना है, एमपीसी दिया हुआ है 0.75, 0.75। अभी देखो 120 में एक माइनस 0.75, ये और दोनों सेम आ गया। इसका मतलब उत्तर हमारा कितना आएगा 480। ठीक है, तो ये हमने आय का संतुलन स्तर ज्ञात कर लिया। अब इसी चीज को चित्र द्वारा हम अगले पीरियड में स्पष्ट कर देंगे। ठीक है।